जय हिंद। आज हम विलयन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम समझेंगे, जो कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में। तो आज इस जो टॉपिक के विषय में ए टू जेड हम समझेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इस टॉपिक का नाम है द्रवों का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। यानी द्रवों में जो होते हैं, यानी जो द्रव होता है उसमें वाष्प दाब कैसे जो है उत्पन्न होता है और क्या प्रभावित करता है। तो ए टू जेड के बारे में हम समझेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट ने किस प्रकार से नियम को प्रतिपादित किया था, किस तरह से उसने बताया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला जो है यानी द्रवों का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ। तो कह रहा है किसी द्रव में यद्यपि औसत गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मान उस ताप पर निश्चित होता है, परंतु द्रव में उपस्थित प्रत्येक कण की गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। जो द्रव होते हैं उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सतह में उपस्थित गतिज ऊर्जा द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में जाते हैं और वाष्प दाब में वायु में मिलती रहती है तथा द्रव के धीरे धीरे वाष्पित होकर वायु में चली जाती हैं। इस ताप पर किसी द्रव को होकर द्रव के ऊपर उपलब्ध स्थान से एकत्रित प्रक्रिया को रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कोई द्रव है, अगर उसको आप ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है। और वाष्पीकृत होने के बाद धीरे धीरे वो क्या करता है कि वातावरण में मिलने लगता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं कि द्रवों का वाष्प दाब। और अगर आप कोई भी द्रव जो ऊपर छोड़ देते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया जो है उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पे देखिए, हम एक स्केल के माध्यम से भी इसको समझेंगे। रेट ऑफ वेपरेशन क्या हो रहा है, रेट ऑफ द कंडेंसेशन क्या हो रहा है, और रेट है ये। तो ये सैचुरेटेड वाष्पन द्रवण का साम्य अवस्था है। ये इस तरह से ये जो है, अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये टाइम हो गया, ये आपका रेट हो गया। तो जब इस पर आप खींचेंगे तो ये एक तरह से जो है ग्राफ का ग्राफिकल एक तरह से ये इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, आगे देखा कह रहा आता है द्रव वाष्पन और द्रवण बराबर वाष्प। यानी द्रव जो होता है या वाष्प जो होता है द्रवण भी बन सकता है, और द्रव जो है वाष्पीकृत होकर वाष्प भी बन सकता है। इस रिएक्शन से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जो है पूरी ये जो लिखा हुआ है पूरा निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। कह रहे किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर कहलाता है। कह रहे किसी तरह पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में वाष्प दाब तथा वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, साम्यावस्था में जो वाष्प दाब उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा कह रहा है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। जो वाष्प दाब है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टू वेपर प्रेशर। तो पहला है आपका द्रव की प्रकृति। किसी द्रव का वाष्प दाब उसके अणुओं के बीच लगने वाले वैन डर वाल्स आकर्षण बल पर निर्भर करता है। द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितने अधिक होंगे उतना ही अधिक उसका क्वथनांक होता है, उतना ही कम उसका वाष्प दाब, अर्थात क्वथनांक के द्रवों का वाष्प दाब कम होता है। देखिए, जब कोई भी द्रव अगर उसका सांद्रण मतलब उसकी जो गाढ़ापन ज़्यादा है तो उसमें वाष्प दाब कम होगा, अर्थात क्वथनांक के ऊपर द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। जब उसका क्वथनांक या जब उसका सांद्रण ज़्यादा रहता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो रहता है, कम होने लगता है। अर्थात पेट्रोल के वाष्प दाब डीजल के वाष्प दाब से कम होता है। पेट्रोल का जो वाष्प दाब है वो डीजल के वाष्प दाब से कम होता है। इसी तरह से दूसरा जो वाष्प निर्भर कर रहा है वो ताप पे निर्भर करता है। तो ताप पे क्या कैसे करता है, कह रहा है किसी द्रव का वाष्प दाब तापक्रम पर निर्भर करता है। स्थिर ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब भी निश्चित और स्थिर होता है। तापक्रम के साथ किसी द्रव का वाष्प दाब क्लोरोफॉर्म समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। ये क्लोरोफॉर्म का समीकरण है 2.30 log 10 P2/P1 इक्वल टू डेल्टा HR। ये इसका समीकरण है। टाइम क्या है, यहाँ टेम्परेचर T1 और T2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे। देखिए, यहाँ पे हम एक ग्राफ के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि कारक जो होता है, यहाँ पे देखिए प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है।
तो प्योर सॉल्वेंट यानी विलयन में वाष्पन और विलयन में वाष्पन, तो धीरे धीरे क्या होता है, वे व्यापार होकर उड़ने लगता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे जब कोई सोल्यूशन आप बनाते हैं तो सॉल्वेंट इसके ऊपर जम जाता है, ये परत के तौर पे जम जाता है। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का जब हम घोल बनाते हैं तो अगर उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो ऊपर एक परत बन जाती है जिसपे जो है वाष्पन नहीं होने देता है, वो वाष्पन बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल वे में बना रखे हैं तो धीरे धीरे वाष्पन उसका होता जाएगा और वो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वो उड़ जाएगा, ऊपर का वेपर हो जाएगा, वेपर होके उड़ जाएगा। तो ये कवर बन चुका है, वेपराइजेशन हो रहा है और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, एक दूसरे को जोड़ के रखा है। तो इस चित्र से आप आसानी से समझ सकते हैं कि विलायक और विलयन में वाष्पन किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो हमारा नियम है, कह रहा है राउल्ट का नियम। राउल्ट ने किस प्रकार से नियम को प्रतिपादित किया था सॉल्यूशन के विषय में, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। कह रहा है राउल्ट ने द्रवों से मिलकर बने विलयन के वाष्प दाब के व्यवहार को निम्नलिखित नियम के आधार पर विवेचित किया। राउल्ट के अनुसार उसने क्या किया, विलयनों के वाष्प दाब के आधार पे नियम को बहुत अच्छे से उसने पढ़ा, उसने जाना और एक नियम बनाया। उस नियम को हम चर्चा करते हैं। कह रहा है 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब का योग होता है। मतलब समझ लीजिए कि जैसे कोई विलयन बना हुआ है, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का मान लीजिए घोल बना हुआ है, तो उसका जो वाष्प दाब होता है उसमें जो मिश्रित हुए हैं, जैसे चीनी और पानी जो मिश्रित हुआ है उसके वाष्प दाब के आधार पर वो निर्भर करता है, वो दोनों के वाष्प दाब का योग होता है। ठीक है, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन के मूल प्रभाज के गुणक होता है। जैसे मान लीजिए जब कोई विलयन बनेगा, जब कोई वाष्प दाब होता है तो उसके वाष्प दाब उसके विलयन के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। उसके दोनों चीजों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसमें चर्चा। चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे हमने जो है राउल्ट के नियम में हमने ये जाना कि जब कोई विलयन है तो उसके अंदर जो उपस्थित जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अवयव होते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का जो हम विलयन बनाते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ उपस्थित होते हैं, एक तो पानी हो गया, एक चीनी हो गया, तो उनकी दाब के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है, माना किसी मिश्रण में ABC आदि द्रव उपस्थित हैं, तब मिश्रण के वाष्प दाब PM के लिए राउल्ट का नियम। मान लीजिए कोई विलयन बना है ABC और इसमें PM का यानी राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, PM बराबर P उसके बाद डैश P-A, P-B और P-C इक्वल टू आप कितना भी ले सकते हैं, जहाँ PA, PB और PC क्रमशः ABC द्रव के आंशिक दाब है। ये क्या है, ये जो अवयव हैं इनकी दाब है। ठीक है, मतलब P का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रेशर से है, तो ये इसकी आंशिक दाब है, क्रमशः AC के लिए आंशिक दाब है। चूंकि P बराबर P इज नॉट ए एक्स ए डॉट ए, तो ये दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं कि PB PX ये हर किसी में देखो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यानी PA बराबर हमने एक दोनों का योग ले रखा है। अब जहाँ P इज नॉट A, P इज नॉट B, P इज नॉट C क्रमशः शुद्ध द्रव ABC के वाष्प दाब है तथा XA, XB, XC द्रव के इस मिश्रण के यौगिक मोल प्रभाज हैं। अब इनको कह रहा है कि मोल प्रभाज के योग के बराबर है, तो इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक सूत्र मिल जाएगा। जो सूत्र है आपका ये वाला सूत्र होगा, यानी PA बराबर PX यहाँ पे। यानी यदि वाष्प दाब अवस्था में विलायकों के मूल प्रभाज ज्ञात करने हो तब राउल्ट के नियम के अनुसार ये डाल्टन का नियम, यहाँ डाल्टन का आंशिक दाब भी वर्क करता है और ये इसका क्या होगा, एक सूत्र बन जाएगा। ये जो सूत्र यहाँ पे मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, तो ये है राउल्ट का नियम। और आगे जो है हम विलयनों के प्रकार में समझेंगे, यानी PS बराबर यानी राउल्ट के नियम के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, PM बराबर XA बराबर PB इंटू A। ये इसका एक नियम के आधार पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है।
उसके बाद कह रहा है कि राउल्ट का नियम उन पदार्थ के विलयन पर लागू नहीं होता है जहाँ विलेय विलेयक या विलायक से क्रिया करते हैं।